हेलो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं सहायक पुस्तक वितान का पाठ डायरी के पन्ने, जिसको एन फ्रैंक जी ने लिखा है। एन फ्रैंक जी ने बहुत कम आयु में लिखना प्रारंभ कर दिया था। इस डायरी में उन्होंने अपने परिवार के साथ घटित हुई घटनाओं के बारे में और द्वितीय विश्व युद्ध के समय यहूदियों पर किए जा रहे अत्याचारों के बारे में बताया है। एन फ्रैंक और उनका परिवार अज्ञातवास में रहने के लिए मजबूर हो गया था और उस अज्ञातवास में रहते समय कोई भी ऐसा नहीं था जिससे वह अपनी भावनाओं को बांट पाती। उस समय उन्होंने अपनी गुड़िया किट्टी को संबोधित करते हुए चिट्ठियां लिखी और वह चिट्ठियां एन फ्रैंक जी की मृत्यु के बाद एक किताब के रूप में छपी, जिसे डायरी के पन्ने नाम दिया गया। लेखिका एन फ्रैंक बताती है कि वह बहुत छोटी थी। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। यहूदियों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जा रहे थे, यहाँ तक कि उन्हें अज्ञातवास में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था। ऐसी ही कुछ परिस्थितियाँ एन फ्रैंक के परिवार के साथ भी आ गई। एन फ्रैंक के परिवार में उसके माता पिता, एक बड़ी बहन मार्गोट और एन फ्रैंक 4 सदस्य थे। लेकिन जब उनका परिवार अज्ञातवास के लिए गया तो उस समय वहाँ उस अज्ञातवास में कुल मिलाकर 8 सदस्य गए, जिनमें से 4 सदस्य एन फ्रैंक के परिवार के थे और उनके साथ ही एक और परिवार गया मिस्टर वानदान का। मिस्टर वानदान के परिवार में मिस्टर वानदान, उनकी पत्नी और उनका एक बेटा पीटर थे। साथ ही इन दोनों परिवारों के अलावा एक अन्य व्यक्ति मिस्टर डसेल भी साथ में गए। कुल मिलाकर 8 सदस्य हो गए जो अज्ञातवास में रहने के लिए गए। अज्ञातवास में रहने के लिए जो स्थान चुना गया वह एन फ्रैंक के पापा का ऑफिस था। ऑफिस में ऊपर के हिस्से पर कुछ जगह जो बिल्कुल छिपी हुई सी थी, वहाँ पर उन लोगों के रहने की व्यवस्था कर दी गई। एन फ्रैंक बताती हैं कि जब उन्हें यह पता चला कि उन लोगों को अज्ञातवास में जाना है तो उन्हें बड़ा धक्का लगा। अज्ञातवास की स्थिति यह थी कि जो लोग अज्ञातवास में जाते थे उनके पीला सितारा लगा होता था और जिसे देखकर बाकी सारे लोग समझ जाते थे और वह उनकी किसी भी प्रकार से मदद नहीं कर सकते थे। अज्ञातवास में रहने वाले लोगों के लिए बिजली का कोटा निश्चित था। वे लोग बाहर नहीं आ सकते थे। दिन का सूर्य और रोशनी उनके लिए वर्जित थी। उनके घर में ब्लैकआउट के पर्दे लगे रहते थे ताकि बाहर का उजाला अंदर ना आ सके और वे अंदर से बाहर ना झांक सके। रात्रि के समय भी उन लोगों को बिजली बंद करके रहना पड़ता था ताकि किसी को पता न चल पाए कि वो वहाँ रहते हैं। राशन का कोटा निश्चित, बिजली का कोटा निश्चित, बाहर नहीं आ जा सकते। इस तरह इस घुटन भरे जीवन में रहना अज्ञातवास की शर्तें थी। एन फ्रैंक और उसका परिवार, कुल मिलाकर 8 सदस्य, सभी उसमें रह रहे थे। उस समय वहाँ पर स्थिति यह थी कि बाहर जा नहीं सकते थे, कोई आ नहीं सकता था और आपस में ही एक दूसरे के साथ बातचीत करने के अलावा कोई और साधन नहीं था। एन फ्रैंक, मार्गोट और पीटर, विशेषकर ये तीनों और बाकी इसके अलावा बाकी सबकी भी स्थिति कुछ समय बाद ही ऐसी हो गई कि यदि कोई एक व्यक्ति बोलना शुरू करता तो बाकी सबको पता होता था कि पूरी कहानी या पूरी बात आगे क्या है। उस समय उन 8 सदस्यों में सबसे छोटी एन फ्रैंक थी। एन फ्रैंक
कि भावनाओं को समझने वाला, उसकी बातों को सुनने वाला कोई भी नहीं था। उस समय एन फ्रैंक ने एक इसके लिए एक उपाय ढूंढा कि उसकी बर्थडे या जन्मदिन पर उसे उपहार में एक गुड़िया मिली थी जिसका नाम उसने किट्टी रखा, और किट्टी को संबोधित करते हुए ही उसने अनेकों चिट्ठियां लिखी, जिन चिट्ठियों में उसके और उसके परिवार के साथ और उस समय देश में समाज में हो रही सारी बातों के बारे में एन फ्रैंक ने लिखा। एन फ्रैंक बताती हैं कि यह जो सब कुछ चल रहा था, युद्ध हो रहे थे, हमले हो रहे थे, गोला बारूद आसमान से बरसाया जा रहा था, तो ये जो सारी चीज़ें थीं, यह सिर्फ एन फ्रैंक के परिवार को ही नहीं झेलनी पड़ रही थी, बल्कि ये कहिए कि यह सिर्फ एन फ्रैंक की ही आवाज़ नहीं, बल्कि 60 लाख यहूदियों की आवाज़ थी जिन पर यह अत्याचार और जुल्म ढाए जा रहे थे। उस अज्ञातवास के दौरान बहुत कठिन जीवन उन लोगों को जीना पड़ रहा था। एन फ्रैंक बताती हैं कि एक दिन रात्रि की बात है, अचानक से गोलाबारी होने लगी। घर के सभी पुरुष नीचे आ गए और उन्होंने सारी महिलाओं को ऊपर भेज दिया छत पर और लाइटें बंद करने के लिए कह दिया। सभी महिलाएं डरी सहमी सी सिर्फ गोलियों की आवाज़ें सुनकर दहशत में थीं। नीचे सभी पुरुष उन लोगों का सामना कर रहे थे। उन लोगों ने गोलियां चलाते चलाते जो किवाड़ का एक तख्ता था वह निकाल दिया। कुछ समय गोलाबारी गोली चलती रहने के, दोनों तरफ से चलती रहने के बाद वो सारे लोग भाग गए। तब इन लोगों ने दोबारा से तख्ता लगा दिया, लेकिन अचानक से दोबारा हमला होता है और फिर से गोलियां चलने लगती हैं। कुछ समय तक यही स्थिति रहती है और उसके बाद सब जो माहौल था, वातावरण था, वह शांत होता है। ये जो हमला करने वाले लोग थे, ये सेंधमार थे। सेंधमार जो मौके की ताक में रहते थे और घरों में घुसकर सारा सामान चुरा कर ले जाते थे और सारा बहुत अधिक हानि लोगों को पहुंचाते थे। ऐसे लोग थे। एन फ्रैंक बताती हैं कि स्थिति यह थी कि एन फ्रैंक को सुंदर सुंदर बाल बनाने का शौक था, जिन्हें देखकर मिसेस वान दान और मिस्टर डसेल तरह तरह की बातें करते रहते थे। यह दोनों उसकी मम्मी को चुगली करते रहते थे और उसकी मम्मी उसे जब तक डांटती रहती थी, जिससे वह परेशान रहती थी। एन फ्रैंक बताती है कि उन्होंने जो अपना जीवन था वह बहुत कठिन दौर में बिताया। कहती हैं कि जो समाज में स्थिति थी वह ऐसी थी कि लोग एक दूसरे पर तरह तरह के अत्याचार करते थे, उन्हें कष्ट पहुंचाते थे। वह सब कुछ लेखिका एन फ्रैंक ने अपने जीवन में झेला। साथ ही साथ लेखिका ने अपनी डायरी के माध्यम से इस बात पर भी जोर दिया कि प्रकृति के द्वारा नारियों को जो शक्ति दी गई है, प्रजनन शक्ति, कि वह बच्चे पैदा करें या ना करें, और करें तो कितने करें, यह जो अधिकार है इसका समाज के सारे लोग हनन करते आए हैं। इसके विरुद्ध भी उन्होंने आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि स्त्रियों को उनके मान सम्मान के लिए अधिकार मिलने चाहिए। स्त्रियों के सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित ना किया जाए, ऐसा उन्होंने कहा है। वो कहती हैं कि यह जो घटना थी, यहूदियों पर अत्याचार, आसमान से गोला बारूद बरसना आदि, ये जो सारी घटनाएं थीं, ये सारी घटनाएं उनके जीवन में उथल पुथल मचा रही थी। इस बात यह थी कि जर्मनी ने हॉलैंड पर अधिकार कर लिया था और ब्रिटेन उसे बचाने का प्रयास कर रहा था। इन्हीं चीज़ों के दौरान यह सारी घटनाएं घटित हो रही थी
और जिसका शिकार यहूदी हो रहे थे। यहूदियों पर अत्याचार ढाए जा रहे थे, उन्हें किसी भी प्रकार से जीने नहीं दिया जा रहा था। उन सारी चीज़ों का वर्णन लेखिका एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में किया है और वही डायरी आगे चलकर एन फ्रैंक की डायरी के पन्ने के नाम से छपी। ये कहा जाता है कि एन फ्रैंक को अपनी डायरी चिट्ठियों के रूप में लिखने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। उन्हें आवश्यकता इसीलिए महसूस हुई क्योंकि कोई भी उनकी बात सुनने वाला और समझने वाला नहीं था। मात्र पीटर से उनकी दोस्ती थी। दोस्ती भी क्या कहिए कि उनके थोड़े बहुत विचार मिल जाते थे, अन्यथा बाकी सभी लोग उनसे आयु में बड़े थे और उन्हें एन फ्रैंक के तौर तरीके समझ नहीं आते थे। उसकी मम्मी भी जब तक उसे डांटती रहती थी। मिसेस वॉन और मिस्टर डसेल अक्सर उससे ऐसी बातें करते थे जिनसे वह चिढ़ जाया करती थी। तो लेखिका ने अपने जीवन में, या ये कहिए कि छोटी सी आयु में ही, बहुत कुछ ऐसा देखा जो कि बहुत मुश्किल था, जिसके आधार पर जीवन बिताना कोई सरल कार्य नहीं था। अज्ञातवास में रहकर लेखिका ने जो दर्द सहा, जो परेशानियां या कष्ट सहन किए, उनके बारे में वह बताती है। उन्होंने उस दर्द को, उस कष्ट को, या ये कहिए कि यहूदियों पर किए गए उस अत्याचार को इस समाज के साथ बांटने का प्रयास किया है। एन फ्रैंक की डायरी जब हमें मिलती है या हम पढ़ते हैं, तभी हमें पता चलता है कि यहूदियों ने कितना कष्टदायक जीवन जिया और उस युद्ध से लोगों को कितनी हानि हुई, कितनी परेशानियां हुई, उन सब के बारे में हमें लेखिका एन फ्रैंक की डायरी के माध्यम से ही पता चलता है। तो यहीं पर हमारी कहानी डायरी के पन्ने, जिसकी लेखिका एन फ्रैंक जी हैं, समाप्त होती है। धन्यवाद।